हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो भारत संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज हम जानेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये पूरा हिंदी में होगा, जो है पूरा हिंदी में है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो कई लोगों को दिक्कतें आती हैं, जो हिंदी वाले उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, यानी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन करिए। ग्रुप का नाम है AB19 डिस्कशन ग्रुप। वहां पर हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आप प्लीज़ उससे पहले आप एक नोटबुक लेकर बैठ जाओ। कोई भी कॉपी आप ले सकते हो, एक कलम ले लो साथ में। तो एक पेन और एक नोटबुक मेक श्योर कि आप अपने टेबल या डेस्क पे आप उसको रख ले, ठीक है। और प्लीज़ मैं जो भी आपसे कहूँगी आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का ये। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि मैं हाफ में मैं डिस्कस करूँ, अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है इस चीज़ में तो, ठीक है। तो देखिए AB19 का एग्जाम 24 नवंबर को आप देंगे, यानी 24 नवंबर को आपका होगा AB का एग्जाम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए 300 से ज़्यादा आर्टिकल्स है, 400 आर्टिकल्स है मान के चलिए, ठीक है। तो 300 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या ज़रूरी है कि सारे के सारे आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, सारे के सारे अनुच्छेद आएंगे आपके परीक्षा में? ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे आर्टिकल्स सारे अनुच्छेद आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पिक करके लाई हूँ क्वेश्चंस। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र से अगर हम देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ 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 आप प्लीज़ अटेंटिव रहना इस सेशन में, ठीक है। और कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आप प्लीज़ नोटबुक ले रखा है ना आप सभी ने? नोटबुक लेकर आप बैठिए, ठीक है। एक पेन रखिएगा, प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। तो बेयर एक्ट खोल लीजिए। मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट लिया है और कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो भी जरूरी अनुच्छेद है उसका मैंने नोट तैयार कर रखा है। वो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने बेयर एक्ट लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको दिख रहा होगा। ये लॉमेंस का बेयर एक्ट है गाइस, बहुत अच्छा बेयर एक्ट है ये। इसका हिंदी वर्जन भी आता है, बहुत ही बढ़िया बेयर एक्ट है। आप इसी बुक से पढ़िएगा तो ये आपका AB में बहुत ही ज्यादा मददगार रहेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो पहला जो है इसका आर्टिकल, वो है आर्टिकल 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से कई सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। और एक बात आपको बता दूं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब एडप्ट हुआ था, कब एनफोर्स हुआ था, कब लागू हुआ था और कब एडप्ट हुआ था। तो ये दोनों डेट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आर्टिकल 1 आपको पढ़ना है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कितने आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पढ़ने होंगे। तो आर्टिकल 1 आप मार्क करो, अगर आपने मार्क नहीं किया है। ये देखो, ये बेयर एक्ट में मैंने मार्क कर रखा है। बेयर एक्ट में आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन आप पेंसिल से कर सकते हो, एकदम लाइटली आपको मार्क करना है। और मैंने अपने AB एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो इसलिए मैं पेन से मार्क कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 1, हाँ जी, आर्टिकल 1 नोट करो आप सब, इंडियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। फिर इसमें आएगा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में पूछते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी कि पार्लियामेंट के पास कितना पावर है, कितना परमिशन पार्लियामेंट को मिला गया है कि वो किसी भी स्टेट्स के जो बाउंड्रीज है उसको वो ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। कितने एनलार्ज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये परमिशन पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 तो आप पढ़ लेना। फिर आप आ जाओ इसमें सिटीजनशिप पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए सिटीजनशिप के बारे में बात हो रही है। सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज लिख लो। आर्टिकल 1 मैंने बताया, आर्टिकल 3 मैंने बताया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। तो सिटीजनशिप के बारे में आप प्लीज अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अभी जो 2-3 साल पहले की बात है, वो जो अमेंडमेंट आए थे का को लेकर, ठीक है। फिर NRC के लिए भी कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ये रिसेंट जो भी है वो सारे आपको सिटीजनशिप में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप पढ़ना आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कितना पावर है पार्लियामेंट के पास। फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है?
कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, तो फंडामेंटल राइट्स देखा जाए तो पार्ट 3 में है। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप जब भी पढ़ेंगे मेक श्योर कि आपको पार्ट्स याद रहे। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट्स में है, रिट्स कौन से पार्ट्स में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से पार्ट्स में है, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइए, कॉन्स्टिट्यूशन देखने में बहुत ज़्यादा लेंदी है भी वाकई में, लेकिन आप इसको एक स्टोरी के जैसा याद करो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 देखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात करता है आर्टिकल 14, तो इसको तो आप प्लीज नोट डाउन कर लो, मत छोड़ना। फिर आर्टिकल 15 बात करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा स्टेट के द्वारा। जो स्टेट है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी की भी रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, या रिलीजन को लेकर, या सेक्स को लेकर, या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 15 के ना क्लॉजेस भी पढ़ना। देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लॉज 6 है वो बात करता है सीट्स रिजर्वेशन के लिए, जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ पुअर, जो पुअर पीपल है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। फिर जो इसका क्लॉज, हाँ, जो इसका क्लॉज 5 है वो बात करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और सीट रिजर्वेशन के लिए। तो इसमें जो क्लॉज 5 और क्लॉज 6 है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? आर्टिकल 16 बात करता है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, कि ये बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 पढ़ना, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जिसको हम कहते हैं, तो ये सेक्शन भी देखना। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 19 इंडियन सिटीजन को 6 बेसिक राइट्स प्रोवाइड करती है। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि वो 6 राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, या 6 में से मान लीजिए 5 राइट्स आपको दे दिए क्वेश्चन में, और पूछेंगे कि एक राइट मिसिंग है, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आप बताओ, या जो राइट मिसिंग है वो क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बात करता है सेफगार्ड के बारे में। तो आर्टिकल 20 यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 20 आप देख ही लेना। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 जो बात करता है ऑफेंसेस के बारे में बात करता है कि किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्लोज 1 है जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के बारे में बात करता है, और क्लोज 2 बात करता है डबल जियो पार्टी के बारे में। डबल जियो पार्टी का मतलब यानी कि सेम पनिशमेंट के लिए किसी भी व्यक्ति को दोबारा हम गुनहगार नहीं ठहरा सकते, उसे इलीगली हम डिटेन नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर 20 क्लोज 3 आप पढ़ना। क्लोज 3 बात करता है सेल्फ इंटिमिनेशन के बारे में, ठीक है, कि किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो खुद के अगेंस्ट में गवाही देने के लिए वो बाध्य बने, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है AK गोपालन केस के बारे में। आर्टिकल 21 से ही AK गोपालन केस और जो मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसको एक दिशा मिला था, ठीक है, क्योंकि जो राइट टू लिबर्टी है, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का वायलेशन हो रहा था इस केस में। तो इस केस को आप डिटेल में पढ़ लेना। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं इस केस के ऊपर अलग से तो मैं बना दूंगी। तो AK गोपालन और जो मेनका गांधी का जो केस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आप इसको देख लेना। इसे गोल्डन ट्रायंगल ऑफ केस भी बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें देखिए बात होता है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात होता है। फिर आर्टिकल 21 जो A है वो भी आप देखना, उसमें बात होता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है। और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये तो आप पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को भी आप मतलब इलीगली आप डिटेन नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें कुछ सेफगार्ड्स के बारे में बात की गई है, जो सेफगार्ड्स अक्यूज्ड को मिलता है, दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन भी है, तो उसको जो आर्टिकल 22 है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। फिर आता है आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23, 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है। फोर्स लेबर हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, जो 14 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी हजार्डियस प्लेस में वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बात करता है रिट्स के बारे में। रिट्स यानी आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के द्वारा वो रिट्स इशू कर सकते हैं, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के द्वारा रिट्स इशू कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, किसी भी व्यक्ति का अगर राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है इस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के जरिए,
ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखिए इसमें से और आता है आर्टिकल 32 में से, AIB के लिए बता रही हूँ आपको, प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि BR अम्बेडकर सर ने कहा है कौन से आर्टिकल को कि वो आर्टिकल हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल? सो आंसर इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है इसमें आर्टिकल 32 में, देखिएगा, हबीस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, क्यो वारंटो है और सेशुररी है, तो ये इंपॉर्टेंट रिट्स है। फिर एक बात आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और आता है इसमें से कि क्या फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल है? जी हाँ है। क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है? जी हाँ। लेकिन अगर बात करें हम DPSP की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो एनफोर्सिएबल नहीं है और वो जस्टिसिएबल भी नहीं है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऐसी राइट है जो एनफोर्सिएबल भी है और जो जस्टिसिएबल भी है। अब आता है आपका आर्टिकल 37, ठीक है। कई सारे आर्टिकल्स है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे आर्टिकल्स में से क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते हैं। कुछ सेलेक्टेड मैंने लिया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और AIB के व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 32 के बाद आता है आर्टिकल 37 जो कि बात करता है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में। ये चैप्टर देखिए, हाँ, ये DPSP इसमें एनफोर्सिएबल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए DPSP का जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, लेकिन ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ। तो आर्टिकल 27 पढ़िएगा, आर्टिकल 39 क्लोज A पढ़िएगा, फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 40 आपको पढ़ना है, आर्टिकल 40 बात करता है फॉर्मिंग ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी कि जो भी एडप्शन के केसेस है, मेंटेनेंस के केसेस है, डाइवोर्स के केसेस है, वो सारे यूनिफॉर्मली वो एक ही कोर्ट से, एक ही प्रोसीड्यूर से वो सारे के सारे, मतलब सारे केसेस को देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48A देखना जो बात करता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। फिर आर्टिकल 51 देखना, आर्टिकल 51 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, जैसे कि स्टेट में पीस बनाए रखने के लिए कई सारे ट्रीटीज होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको पीसफुली सेटल अप करना, ठीक है। फिर हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए आर्टिकल 51A में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। तो आर्टिकल 51A आप देखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं जो AIB के व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई है, कौन से अमेंडमेंट से, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके रिकमेंडेशन पे ऐड की गई है, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह कमेटी। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ली गई है, कौन से पार्ट में दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़, सॉरी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जैसे मान लीजिए टोटल जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अगर आप चैप्टर खोलोगे, अब आर्टिकल खोलोगे, आर्टिकल 51A, आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुक खोलना या बैरेट खोलना, उसमें कई सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मिलेंगे। तो जो लास्ट वाला है यानी कि नंबर के, जो लास्ट वाला नंबर के वाला जो पॉइंट है वो ऐड कब किया गया था, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब प्लीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए इसमें 4 क्वेश्चंस दे दिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। फिर आपको पूछेंगे कि ये 4 क्वेश्चंस में से कौन से वाले ऑप्शंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है या कौन से मिसिंग है। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। पार्ट याद रखना, आर्टिकल याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 52 जो देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो अब हम घुस रहे हैं प्रेसिडेंट के प्रोविजंस में सारे के सारे। आर्टिकल 51 क्लोज 1 देख लेना जो कि बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास होता है, आप सभी को पता है। फिर आर्टिकल 41 देखना, आर्टिकल 53 क्लोज 1 आप पढ़ना कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है। फिर आएगा आपका आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 यहाँ पे बात कर रहा है हु आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन एक फ्रेम होता है AIB के लिए, हु विल टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कौन कौन पार्ट्स ले सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 56 टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन किसको देकर जाते हैं, जो रेजिग्नेशन होता है प्रेसिडेंट का वो किसको देकर जाते हैं वो, ठीक है।
फिर आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं, किस बेसिस पे रिमूव करते हैं, तो ये सब आप देखना, ये आर्टिकल 56 में आपको मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 57 री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मान लीजिए जो एक व्यक्ति जो 5 साल से प्रेसिडेंट के पद में है, क्या वो दोबारा से सेम व्यक्ति क्या प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकते हैं, तो क्या प्रोसीड्यूर है। तो प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है ये आप अच्छे से पढ़ लेना। आर्टिकल 61 प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आता है आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, इसके टेन्यूर, ये कितने साल तक रह सकते हैं, कौन से व्यक्ति को अलाउ किया जाता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन पाए, कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इस आर्टिकल्स में, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आर्टिकल 64, सॉरी मैं बार बार सेक्शन ही बोल रही हूँ, तो ये जो आर्टिकल 64 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। गाइस देखिए कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। लेकिन कई सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम भारत संविधान के लिए कुछ जो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वो बताइए, जो टॉपिक है, जो सेक्शंस है, जो आर्टिकल्स है, वो जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने नोट डाउन भी इसको कर लिया होगा। एक्स ऑफिसो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पेपर देखना आपको मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आर्टिकल 72 क्लोज 1 देखिएगा, आर्टिकल 74 देखिएगा जो बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। फिर आर्टिकल 75 हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, हम सब जानते हैं। लेकिन जो बाकी मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या और जो सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, ठीक है, कि जो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंटमेंट का, वो प्रेसिडेंट ही है जो बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एसेंट के बिना वो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करते हैं बाकी मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आज हमने आर्टिकल 75 तक देख लिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप पहले ये सब पढ़िए, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 75 के बीच जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया है उसको नोट डाउन करिए। इस बीच आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्रीवियस वीडियोज़ के, टेलीग्राम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।